मामू फुरकान उसी सोच में भारी भारी कदमों के साथ घर की तरफ वापस जा रहे थे। उसी सुनसान सड़क पर घर में नीलम को नींद आवर गोली देकर खवातीन वाले कमरे में सुला दिया गया। नीलम उसी कालीन के ऊपर एक कंबल ओढ़े सो गई। माजदा और साबरा दोनों बहनें बेड पर सो रही थीं। इतने में वो काला बिल्ला बड़े इत्मीनान से उस कमरे में आया और नीलम के मेहंदी लगे पाँव के नीचे आराम से सो गया। उसके कंबल में घुसकर उसके पाँव के साथ लगकर सो गया। नीलम नींद में इस हद तक मदहोश थी कि उसे ये भी एहसास ना हुआ कि उसके पाँव के साथ इतना भयानक काला बिल्ला सो रहा है। उधर बाबर अली की आंख खुली तो वो बहुत हैरान हुए कि मामू फुरकान अभी तक सो रहे हैं। जो ही उन्होंने मामू फुरकान के बिस्तर का लिहाफ उठाकर देखा तो वहां पर अकबर सो रहा था। बाबर अली को बहुत तफ्तीश हुई कि अकबर मामू फुरकान के बिस्तर में क्या कर रहा है। वो इसी फिक्र में उस ड्राइंग रूम से बाहर आए तो सामने से जब मामू फुरकान को घर में दाखिल होते देखा तो उनसे सारी बात का तज़किरा किया, जिस पर मामू फुरकान ने उनको रात के बीते गए सारे वाक़यात से आगाह किया, जिसको सुनकर बाबर अली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। थोड़ी ही देर के बाद 2-3 घंटे गुजरने के बाद सब घर वाले जाग गए। हस्बे मामूल नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई। नीलम की अम्मी वाजदा उस रूम में गईं और बड़े आराम से नीलम को कहने लगी कि बेटा जाग जाओ। उनसे पहले ही जब काले बिल्ले ने ये देखा कि सब घर वाले जाग गए हैं तो अपने पूरे जिस्म को नीलम के मेहंदी लगे पाँव के साथ रगड़ के वो वहां से बाहर चला गया। एक जोरदार अंगड़ाई ली और गायब हो गया। इतने में नीलम की भी आंखें खुल चुकी थीं, मगर उसका सर बहुत भारी था। जो ही वाजदा उसके पास आई तो बड़े प्यार से नीलम को सहलाने लगी और अपने साथ लगाकर कहती कि बेटा आज तुम रुखसत होकर हमसे बहुत दूर चली जाओगी, मगर वो घर तुम्हारे लिए कोई पराया घर नहीं है। वहाँ पर भी तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तुम्हारी इतनी दूर शादी करने का मकसद ही ये था कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून रहे। देखो बेटा नीलम, कभी भी उस राज का किसी को पता मत चलने देना जो तुम्हारे साथ हमारी भी ज़िंदगी ख़राब करते। तुम्हें कराची ब्याहने का फैसला हम लोगों ने इसीलिए लिया था कि तुम उस राज से और इस शहर से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। जिस पर नीलम का ये कहना था, अम्मी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपको बहुत याद करूंगी और कभी भी उस राज का किसी को पता नहीं चलने दूंगी। इतने में साबरा भी उस कमरे में आ गई और ये कहने लगी कि अगर माँ बेटी के दरमियान सीक्रेट बातें हो गई हैं तो मैं आ सकती हूँ। जिस पर नीलम का ये कहना था, खाला हम तो कोई प्राइवेट बातें नहीं कर रहे थे, आप आ जाए। फिर सबने नीलम को भी उठाया। इतने में अकबर भी जाग गया था। सबने हस्बे मामूल नाश्ता किया। अब रुखसती का टाइम बिल्कुल करीब था। सब बारातियों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद घर के बाहर एक बस आ गई जिसमें सवार होकर सबने स्टेशन पर जाना था। नीलम अपने घर वालों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा रोई और अपने माँ बाप की दुआओं के साए में वहां से रुखसत हो गई। कोई भी नहीं जानता था कि उस बस में वो भयानक बिल्ला भी उनके साथ सवार हो चुका है। जो ही बस स्टेशन पर पहुंची तो वहां पर ऑलरेडी बारातियों के लिए एक बोगी रिजर्व थी जिसमें बारी बारी सब बाराती बैठते जा रहे थे। वापसी पर उन लोगों ने 2 बोगियां रिजर्व करवाई थी क्योंकि वापसी पर मेहमान कुछ ज्यादा थे। कुछ ऐसे मेहमान भी थे जिनको वापसी पर हैदराबाद जाना था। मामू फुरकान ट्रेन में एक सीट पर बैठे सबको बाहर देख रहे थे। अचानक से उनकी नजर पड़ी कि सब बारातियों के अंदर आने के बाद वो काला बिल्ला भी फलांग कर ट्रेन में आया है तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने बड़े फिक्रमंद लहजे में बाबर अली को अपने पास बुलाया और उनसे ये कहा कि जरा मेरी बात सुनो। बाबर अली को एक साइड पर ले जाकर कहा कि वो मुसीबत काला बिल्ला अभी भी हम लोगों के साथ है, न जाने वो हम लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। जिस पर बाबर अली का ये कहना था कि आपने कहाँ देखा उसे। तो मामू फुरकान ने ये कहा कि मैंने अभी उसको ट्रेन में सवार होते देखा है। मेरी बात सुनो, यहाँ पर 2 से 3 लड़कों की ड्यूटी लगा दो और उनको ये कहना कि इस बात का जिक्र किसी से भी ना करें, इस बोगी में किसी सूरत भी उस बिल्ले को दाखिल होने ना दिया जाए। तभी खानदान के 2-3 लड़कों को एतबार में लेकर उन्हें वहां पर बिठा दिया गया कि अगर जो ही वो काले बिल्ले को देखें यहाँ से भगा दें। और मामू फुरकान खुद भी एक कंबल ओढ़े बोगी के उसी दरवाजे के पास बैठ गए। सारी रात मामू फुरकान
आयत अल कुर्सी कुरान पाक की आयत पढ़ते रहे कि वो मुसीबत काला बिल्ला कहीं इस बोगी में नाजिल ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह करके वो रात आराम से गुजर गई। उस काले बिल्ले ने किसी को भी तंग नहीं किया, ना ही उस बोगी में आया। जब बस कराची के स्टेशन पर पहुंची तो सब ने सुकून का सांस लिया। फिर वहां पर ऑलरेडी कुछ गाड़ियां खड़ी थीं जिनमें सबने सवार होकर जाना था। बहुत से मेहमान स्टेशन से ही अपने अपने घरों को जा चुके थे, लेकिन कुछ मेहमान ऐसे थे जिन्होंने हैदराबाद जाना था, तो वो बारात के हमरा ही बाबर अली के घर तक गए थे। मामू फुरकान भी उसी बस में सवार थे जिसमें सबने बैठकर बाबर अली के घर तक जाना था। मामू फुरकान ने बाबर अली को ये कहा कि मुझे रास्ते में ही उतार दें, मैं यहीं से अपने घर चला जाऊंगा। जिस पर बाबर अली का ये कहना था, नहीं मामू, हम आपको कुछ छोड़ कर आएंगे। मामू ने कहा, जिद की कोई बात नहीं, मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है। मामू फुरकान और बाबर अली दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए थे और उसी सीट के नीचे वो काला बिल्ला बड़े इत्मीनान से अपनी टांगे बिछाकर बैठा हुआ था। वो चाहता तो मामू फुरकान के पांव पर अपना पंजा भी गाड़ सकता था, मगर काले बिल्ले ने ऐसा नहीं किया। मामू फुरकान और बाबर अली आपस में बातें कर रहे थे कि शुक्र है खुदा का, उस काले बिल्ले से जान छूट गई। ना तो वो हम लोगों की बोगी में आया और ना ही वापस पर मुझे कहीं वो नजर आया है। जबकि वो ये नहीं जानते थे कि वो काला बिल्ला उनके साथ ही सफर कर रहा है। फिर वो रोड आया जहाँ पर मामू फुरकान ने उतरना था। मामू फुरकान को सबने सी ऑफ कहा। जो ही मामू फुरकान उतरे, काले बिल्ले ने सुख का सांस लिया, जैसे वो चाहता था कि उसकी भी मामू फुरकान से जान छूट जाए। फिर सब अपने अपने सफर पर तैयार थे। जो ही गाड़ी बाबर अली के घर पहुंची, सब उतरकर घर में दाखिल हो चुके थे और उनके बाद वो काला बिल्ला इधर उधर झांक कर आराम से बस से नीचे उतरा और बाबर अली के घर में चला गया। सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सफ़र की थकान भी थी और पिछले गुजरे हुए कुछ हालात भी थे जिनकी वजह से ज़हनी दबाव का सब शिकार थे। अकबर जाकर आराम से अपने बेडरूम में लेट गया। उसने एक नींद की टैबलेट ली हुई थी और अकबर ने यह कहा था कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मुझे बहुत सख्त नींद आई हुई है। अभी शाम का टाइम था। अकबर को ऐसा महसूस हुआ कि जोर जोर से उसके रूम का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। उसे बहुत सा गुस्सा आ रहा था। उसने ये कहा कि अंदर ही आ जाओ, दरवाज़ा तोड़कर। फिर एक इरिटेशन के साथ उठा और जाकर दरवाज़ा खोला, मगर सामने खड़ा हुआ कोई भी नजर ना आया। उसका सर काफ़ी भारी था। एकदम से जब उसने एक हैबतनाक चीज़ को देखा तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। वो डरता और कांपता हुआ अपने बेड पर आ गया। उसने क्या देखा कि बहुत ही भयानक लंबे लंबे पाँव हैं और उसकी जो टोटल हाइट है वो 2 फीट थी। एक पाँव के ऊपर एक भयानक सा सर था, लेकिन उसका धड़ नहीं था। वो रेंगती हुई मखलूक उस कमरे में दाखिल हो रही थी। अकबर बहुत ज़्यादा डर रहा था। अकबर चीखना चाह रहा था, मगर आवाज़ उसके हलक में जैसे अटक गई थी। फिर एकदम से उस कमरे में रोशनी हो गई। जो ही अकबर की आंखें खुली तो वो पसीने से शराबूर था। उसे ऐसा लगा कि शायद उसने कोई डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन वो ख्वाब बहुत ही अजीब था। उसको अपनी आंखों देखा हाल लग रहा था। इतने में रास्ता उस कमरे में आई और ये कहने लगी कि अकबर भाई, आपके दोस्त आए हैं। ड्राइंग रूम तो भी खाली नहीं है, आपके दोस्तों को इधर ही आपके पास भेज देती हूँ। तो अकबर का ये कहना था, ठीक है, उनको इधर ही भेज दो, मैं फ्रेश हो जाऊँ, इसके बाद तुम चाय भेज देना। जिस पर रास्ता ने कहा, जी ठीक है। रास्ता बाहर गई और अकबर बाथरूम में हाथ मुंह धोने चला गया। अकबर के दोस्त उस कमरे में आ चुके थे। जो ही अकबर के दोस्तों ने देखा अकबर के बेड के नीचे सुर्ख आंखों वाला इतना भयानक बिल्ला है, वो भी डर गए और सहम कर सोफे के एक कोने पर बैठ गए। उन दोस्तों में से एक दोस्त का ये कहना था, यार पहली दफा इतना बड़ा इतना भयानक काला बिल्ला देखा है। अकबर टॉवल से मुंह साफ करता हुआ बाथरूम से बाहर निकला। अकबर का ये कहना था कि किस बिल्ले की बात कर रहे हो? जिस पे उसके दोस्त गुलजार का ये कहना था, यार अभी तुम्हारे बेड के नीचे से एक बहुत भयानक बहुत बड़े साइज का काला बिल्ला निकला है, उसकी आंखें बहुत भयानक थी, ये क्या बला है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा, वो कहाँ गया? गुलजार का ये कहना था, वो भी बाहर गया है। अकबर भागता हुआ सहन में गया, इधर उधर देखा, मगर उसे कहीं भी वो काला बिल्ला नजर नहीं आया। अकबर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वापिस आकर उनके पास बैठा। थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से बाहर चला गया।
شام کو اسے ایک دوست کے پاس جانا تھا. اس سے ملتا ہوا جب وہ گھر آیا تو رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا. سب گھر والے اکبر کا ہی انتظار کر رہے تھے. نئی دلہن کو دیکھنے آس پڑوس کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. نیلم بھی اکبر کے انتظار میں ہی تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں کے لیے ایک کمرہ تیار کیا گیا. اکبر بہت خوش تھا کہ آج وہ نیلم کو دیکھے گا, جی بھر کے دیکھے گا. 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. اکبر اس کمرے میں گیا جہاں نیلم بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. نیلم نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا لی جب اکبر اس کمرے میں آیا. جو ہی اکبر نے دروازہ بند کیا وہ نیلم کے پاس جا کر ابھی بیٹھا ہی تھا. نیلم کا خوبصورت چاند سا چہرہ جو ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا, ایک دم سے اس نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور چیخنے لگ گیا, ہائے میری آنکھیں. جس پر نیلم کا یہ کہنا تھا, کیا ہوا آپ کی آنکھوں کو؟ اکبر نے کہا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نے میری آنکھوں کے اندر پسی ہوئی لال مرچیں پھینک دی ہیں, مجھے بہت جلن ہو رہی ہے. نیلم کا کہنا تھا, پلیز اکبر آنکھیں کھول کر مجھے دیکھیں تو صحیح. اکبر یہ کہہ رہا تھا, مجھے بہت جلن ہو رہی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میری آنکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت مشکل کے ساتھ اکبر نے آنکھیں کھول کر نیلم کو دیکھنا چاہا, مگر اس کی آنکھیں اس طرح سے تھیں جیسے سرخ انگارے ہوتے ہیں. نیلم نے کہا, آپ جلدی سے اپنی آنکھیں دھو لیں. نیلم سہارا دے کر اکبر کو باتھ روم کے پاس لے کر گئی. اکبر نے جو ہی اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارے, اس کی آنکھیں اس قابل ہوئی کہ وہ آنکھیں کھول سکے. جب اس نے مرر میں اپنی آنکھیں دیکھی تو اس کی آنکھیں اس طرح سے سرخ تھیں جیسے ان میں سرخ انگارے جل رہے ہیں. اس کو بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں اس حد تک دھندلا چکی تھی کہ اس کو نیلم کی صرف پرچھائی نظر آ رہی تھی. وہ جو کوئی بھی چیز تھی اکبر کو نیلم کے قریب جانے نہیں دے رہی تھی. اکبر کا کہنا تھا, جو ہی میں تمہارے پاس آیا تمہیں دیکھنے ہی لگا تھا تو مجھے یوں لگا کہ مٹھی بھر کر کسی نے سرخ مرچیں میری آنکھوں میں ڈال دی ہوں, مجھے بہت جلن ہو رہی ہے. وہ بیچارہ اس بیڈ پر لیٹ گیا. نیلم نے ٹاول کو گیلا کر کے اس کی آنکھوں پہ رکھا کہ اسے کچھ سکون ملے, مگر وہ سکون اس کے نصیب میں نہیں تھا. ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے, اس کو شدید جلن شروع ہو گئی. اس نے نیلم کو یہ کہا, پلیز اس روم کی لائٹ آف کر دو, یہ لائٹ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے. نیلم کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو امی کے پاس جانا چاہیے, انہیں جا کر بتانا چاہیے گھر والوں کو, وہ آپ کو ہاسپٹل لے جائیں گے. اکبر کا یہ کہنا تھا, تم رکو میں خود ہی جاتا ہوں. سہارا لیتے ہوئے وہ فوراً اس کمرے سے باہر نکلا. نیلم پریشان وہیں پر بیٹھی رہ گئی. جب وہ اپنے پیرنٹس کے روم کے پاس گیا, اس نے جو ہی دروازہ کھٹکھٹایا, صابرہ نے فوراً دروازہ کھولا. اکبر نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. وہ دونوں بہت پریشان ہوئے. بابر علی اور صابرہ بھی جاگ رہے تھے. فوراً سے اکبر کو پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا. بابر علی نے اکبر کا ہاتھ ہٹا کر اس کی آنکھیں دیکھنی چاہی. اس کی آنکھوں کا کوئی حال نہیں رہا ہوا تھا, وہ بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھیں اور ان میں ایسا لگ رہا تھا جس طرح سے سویلنگ بھی ہے. اکبر کے چہرے پر بہت ہی زیادہ کرب اور تکلیف کے تاثرات تھے. پھر ساری بات اکبر نے صابرہ اور بابر علی کو بتا دی. صابرہ نے یہ کہا, آپ اسے فوراً ہاسپٹل لے جائیں. راشدہ بھی ان کی آوازیں سن کر اس کمرے میں پہنچ گئی تھی. بابر علی نے راشدہ سے کہا, جلدی سے گاڑی کی چابی لاؤ. پھر بابر علی فوراً سے پہلے اکبر کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. جب ڈاکٹر نے اکبر کی آنکھیں چیک کی تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی الرجی کا پر اٹیک ہوا ہے. اس نے 2 ٹیوبس دیں جو ان کی آنکھوں میں لگاتار ڈالیں اور یہ میڈیسن دیں, 2 دن میں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اکبر کو گھر لے کر آئے, اسے ساری میڈیسن دی گئیں اور اس کی آنکھوں میں وہ ٹیوبس بھی لگائی گئیں. ابھی تک بھی اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تھیں. بابر علی نے پریشان ہو کر ماموں فرقان کو کال کی اور انہیں سارا حال سنا دیا. ماموں فرقان نے یہ کہا, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی آتا ہوں, مگر تمہارے گھر آنے سے پہلے میں دادا غفور کے پاس جاؤں گا. دادا غفور ایک 72 سالہ آدمی تھے جو کہ عملیات بھی کرتے تھے اور ان کے پیر کی طرف سے انہیں یہ شرف بھی تھا کہ وہ جنات کی حاضری بھی کروایا کرتے تھے انسانی انگوٹھے کے اوپر. اسی انسانی انگوٹھے پر وہ جنات کی اس طرح سے حاضری کرواتے تھے کہ وہ جو چاہتے تھے دیکھ سکتے تھے. ماموں فرقان بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور فوراً سے اپنی دکان کو بند کر کے برنس روڈ پر گئے جہاں پر دادا غفور کا فلیٹ تھا. جو ہی وہ دادا غفور کے فلیٹ میں داخل ہوئے, دادا غفور ابھی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. تو انہوں نے ماموں فرقان سے یہ کہا, کیا ہو فرقان, بہت اچھے ٹائم پر آئے ہو, تم بھی کھانا کھا لو. پھر ماموں فرقان نے اور دادا غفور نے مل کر کھانا کھایا. اس کے بعد دادا غفور اور ماموں فرقان دادا غفور کے روم میں ہی تھے. دادا غفور کو کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت تھی.
अभी वो मामू फुरकान से उनके बिजनेस के हालात ही दरियाफ्त कर रहे थे। मामू फुरकान कुछ परेशान लग रहे थे। मामू फुरकान ने ये कहा, दादा मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। जिस पर उनका ये कहना था, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। मामू फुरकान का ये कहना था, मेरा एक भतीजा है बाबर अली, उसकी फर्नीचर की दुकान है। हाल ही में उसने अपने बेटे की शादी की है, मगर उसकी शादी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो बहुत ही दिल दहला देने वाले और पुरसरार वाकयात हैं। दादा ने कहा, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलते जाओ। फिर मामू फुरकान ने ए टू जी सारे वाकयात और स्टोरी उनको सुना दी, जिस पर दादा का ये कहना था, रुको अभी पता चल जाएगा। दादा ने अपने पोते को आवाज़ दी, साजिद कमरे में आओ। जो ही साजिद कमरे में आया, वो 12 साल का एक लड़का था। दादा ने कहा, जाओ एक साफ गिलास शीशे का पानी का भर के लेकर आओ। इतने में साजिद ने एक गिलास में पानी लाकर दादा के पास रख दिया। दादा गफूर ने साजिद से ये कहा कि इस कमरे में कोई भी ना आए और ना ही कोई दरवाज़ा खटखटाए। मामू फुरकान जानते थे कि दादा गफूर अमल के ज़रिए अब सारी बात का जायज़ा लगाएंगे कि आखिर वजह क्या है, इन सब मामलात के पीछे कौन है। तभी दादा गफूर ने बावजू होकर उस टेबल के पास बैठ गए और तस्बीह पकड़कर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और मामू फुरकान को इशारा किया कि वो गिलास उनके आगे रखते हैं। मामू फुरकान ने वो गिलास उठाकर उनके आगे रख दिया। दादा गफूर ने अपने ऊपर एक सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मामू फुरकान तो जानते थे कि अब दादा गफूर ने अमल करना शुरू कर दिया है। उनका सिर्फ सर हिल रहा था, मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। यूं ही 3 से 4 मिनट गुजरे। दादा ने अपने ऊपर से चादर उठाई तो उनका चेहरा पसीने से शराबूर था। मामू फुरकान की नज़र जो ही पानी के गिलास पर पड़ी, इसमें ऐसा लग रहा था कि ताज़ा खून भरा हुआ है। वो घबरा गए। दादा ये सब क्या है। जिस पर दादा का ये कहना था कि नीलम पर असरात हैं, अकबर की दुल्हन नीलम पर असरात हैं। मामू फुरकान ने कहा, क्या सच बात है ये। जिस पर दादा गफूर का ये कहना था, हाँ वो शुभदे दिखा रहा है, अभी सामने वाजिया नहीं हुआ। वो चाहता है कि अकबर नीलम के करीब ना जाए। बेहतर यही होगा कि अकबर को रोका जाए कि वो नीलम के करीब ना जाए। अगर अकबर नीलम के करीब जाएगा तो वो अकबर के बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, यहाँ तक कि उसको जानी नुकसान भी पहुँचा सकता है। तुम ऐसा करो कि कल नीलम का एक दुपट्टा मेरे पास लेकर आओ और तुम्हें मैं एक फलीता देता हूँ, जिसे जाकर तुमने नीलम के सामने जलाना है और ये लफ्ज़ पढ़कर दम करके पानी अकबर को पिलाना है। मैं जल्द ही पता लगा लूँगा कि ये कौन है। अभी वो अपना चेहरा जाहिर नहीं कर रहा, वो एक धुआं है जो नीलम पर सवार है। परेशान होने की बात नहीं, इसका अंदाज़ा मुझे है कि ये क्या हो सकता है। तुम बस कल नीलम का इस्तेमाल शुदा दुपट्टा लेकर आना। मामू फुरकान ने दादा गफूर से इजाज़त ली, वो फलीता लिया और फ़ौरन बाबर अली के घर जा पहुँचे। जो ही बाबर अली के घर पहुँचे, इशा के बाद का टाइम हो चुका था। बाबर अली ने कहा, आइए मामू, खाना तैयार है। मामू फुरकान का ये कहना था कि मैं दादा के घर से खाना खा कर आया हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है और उसके बाद कुछ पढ़ाई करनी है। सब खाना खाने लग गए और मामू फुरकान ने इशा की नमाज पढ़कर हस्बे मामूल अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद बाबर अली और साबरा से ये कहा कि अकबर को बुला कर लाओ। अकबर आंखों पर काला चश्मा पहने हुए उस कमरे में आया और अपना हाल बताते हुए ये कहा कि मेरा बहुत बुरा हाल है। मामू फुरकान ने जब अकबर की आंखें देखी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसकी आंखें देखने के भी काबिल नहीं थी। मामू फुरकान ने अकबर से ये कहा, लो बेटा ये पानी पी लो। जो ही अकबर ने वो दम हुआ पानी पिया, इसकी आंखों में ठंड पड़ गई। अकबर का ये कहना था, मामू मुझे बहुत सुकून मिला है ये पानी पीकर। मामू फुरकान ने कहा, मैं पानी दम करके तुम्हें दे जाऊंगा, तुम पीते रहना। और एक और बात, नीलम के करीब कुछ दिन मत जाओ। साबरा, नीलम को अपने पास सुलाओ 3-4 दिन। अकबर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इतने अरमानों से उसने नीलम के साथ शादी की थी, मगर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। वो चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया। फिर अकबर का दिल बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मामू फुरकान ने साबरा से ये कहा कि मुझे नीलम से मिलना है। साबरा ने कहा, रुकिए, मोहल्ले की कुछ लड़कियां आई हुई हैं उनसे मिलने, मैं कमरा खाली करवाती हूँ तो आप उस कमरे में आ जाइए। थोड़ी ही देर के बाद साबरा ने मामू फुरकान को बुला लिया। नीलम उस कमरे में बैठी हुई थी। मामू फुरकान ने साबरा और राशिदा से ये कहा कि आप लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं, मुझे नीलम से कुछ बात करनी है।
नीलम बहुत आराम से बेड पर बैठी हुई थी। जो ही मामू फुरकान ने दरवाज़ा बंद किया, वो पीछे पलटे तो नीलम उन्हें बहुत भयानक नज़रों से घूर रही थी और इस तरह से घुराने वाली आवाज़ें निकाल रही थी जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा है। मामू फुरकान को देखकर बहुत भयानक अंदाज में हंसने लगी। मामू फुरकान ने कहा, बेटा आज तुम्हारा पता मैं लगा कर ही रहूंगा। जिस पर उसने एक मर्दाना आवाज में कहा, तू जो मर्जी कर ले, मुझे नहीं पकड़ सकता। मामू फुरकान ने कहा, अभी पता चल जाएगा। इतने में मामू फुरकान ने वो पीले रंग का फलीता अपनी जेब से बाहर निकाला जिसको उन्होंने नीलम के सामने जलाना था। जो ही मामू फुरकान माचिस की धीर से आग लगाने लगते, वो बुझ जाता। ऐसा लगता था कि जैसे मामू फुरकान के पास कोई खड़ा है जो बार बार माचिस की स्टिक को बुझा देता है जिसको वो जला रहे थे। मामू फुरकान ने कहा कि तुमने तो अपना छल दिखाना शुरू कर दिया है। जिस पर वो कहका लगाकर हंस रही थी। वो नीलम नहीं थी बल्कि उसके अंदर कोई जिन था। वो चाहकर भी मामू फुरकान को वो जलाने नहीं दे रहा था। तभी मामू फुरकान ने कहा, हिम्मत है तो अब इसको बुझा कर दिखाओ। मामू फुरकान ने फौरन से माचिस की 2 स्टिक्स निकाली और उनको जलाकर फलीते को आग लगा दी। जो ही फलीता जला, नीलम ने चीखें मारना शुरू कर दी। मामू फुरकान ने कहा, जल्दी से बताओ तुम कौन हो। जिस पर उसका ये कहना था, मैं सैदपुर का जिन हूँ। ये कहते हुए वो नीलम के जिस्म से धुआं बनकर बाहर निकल गया और नीलम बेहोश हो गई। उस कमरे में इतना धुआं था कि मामू फुरकान का दिल घबराने लग गया था। फौरन से उन्होंने दरवाज़ा खोलना चाहा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। उन्होंने जो ही दरवाजे को खटखटाया, दरवाज़ा खुल गया और कमरे में धुआं भरा हुआ था। मामू फुरकान ने साबरा से ये कहा, जल्दी से 1 गिलास पानी लाओ। मामू फुरकान ने पानी पिया। नीलम बेहोश पड़ी थी। बाबर अली ने जब कमरे में जाकर देखा नीलम बेहोश पड़ी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 1 गिलास पानी का मंगवाया और नीलम के मुंह पर छींटे मारे गए तो नीलम को कुछ होश आई तो दम किया हुआ पानी मामू फुरकान ने नीलम को दिया। नीलम ने पानी इस तरह से पिया जैसे वो सदियों से प्यासी है। फिर नीलम ने कहा, मामू मुझे क्या हुआ था? मामू ने ये कहा कि तुम बेहोश हो गई थी। नीलम ने कहा, मामू मुझे इतना तो याद है कि खाला कमरे से बाहर गई थी और आप कमरे में आए थे, फिर मैं बेहोश कैसे हो गई? मामू फुरकान अभी नीलम को ये बात नहीं बताना चाहते थे कि तुम पर एक जिन का साया है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं कोई बात कर रहा था तो तुम बेहोश हो गई। फिर नीलम ने कहा, कमरे में इस कदर धुआं क्यों है? तो सबका ये कहना था, परेशान होने की बात नहीं, कुछ भी नहीं है ये। नीलम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। फिर मामू फुरकान ने साबरा और बाबर अली को दादा गफूर की बताई हुई सब बातें बताई। मामू फुरकान का ये कहना था कि नीलम पर किसी जिन के असरात हैं और ये फलीता जलाने के बाद तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नीलम पर किसी जिन के असरात हैं। नीलम के अंदर वही जिन आ गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ बदल गई थी। साबरा अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिस पर बाबर अली का ये कहना था, साबरा तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो, किसी बात पर भी यकीन नहीं करती, फिर ये सब क्यों हो रहा है? हमारे बेटे की एक नॉर्मल जिंदगी इस तरह से अजाब क्यों बन गई है? मामू फुरकान ने साबरा से ये कहा, जाओ मुझे नीलम का इस्तेमाल शुदा दुपट्टा ला कर दो। जो ही साबरा दुपट्टा लेने गई, बाबर अली और मामू फुरकान आपस में बातें करने लग गए कि मामू इस बात का क्या कोई हल निकलेगा। मामू का ये कहना था कि दादा इसका ज़रूर कोई हल निकालेंगे। मैं कल वलीमे से पहले उनकी तरफ से होके आऊँगा, तुम परेशान मत हो। अभी इस बात का जिक्र अकबर से मत करना और ना ही नीलम को पता चले कि उसके ऊपर सैदपुर का कोई जिन आशिक है। ये कहकर मामू फुरकान ने नीलम का दुपट्टा लिया और वहाँ से रवानगी इख्तियार कर ली। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगले दिन लाहौर से वलीमे के लिए मेहमान कराची आन पहुँचे थे। मामू फुरकान अपनी दुकान से जल्दी ही उठ गए थे और सीधा दादा गफूर के पास गए और कल जो कुछ भी फलीता जलाने के बाद हुआ उन्होंने दादा गफूर को बता दिया और ये कहा कि वो सैदपुर का कोई जिन है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। दादा का ये कहना था, ये दुपट्टा मेरे पास छोड़ जाओ, मैं असरात का अंदाज़ा लगाऊंगा कि हालात कितने संगीन हैं। ये मामला बहुत गंभीर लगता है, इस चीज़ को इतना आसान मत समझो। अगर इस जिन को ना रोका गया तो वो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मामू फुरकान का ये कहना था, दादा सिर्फ लड़की की नहीं, लड़के की ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। दादा ने कहा, ये दुपट्टा मेरे पास छोड़ दो और तुम जाओ। फिर मामू फुरकान ने दादा से इजाज़त ली और सीधा शादी हाल की तरफ जान पहुँचे जहाँ पर नीलम और अकबर का वलीमा होना था। वहाँ पर अभी कोई भी नहीं आया हुआ था। फिर मामू फुरकान ने यही बेहतर समझा कि अभी वो बाबर अली के घर ही चले जाते हैं। जब वो बाबर अली के घर गए तो उन्होंने बाबर अली से ये कहा
کہ بابر میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم کسی سیدپور کو جانتے ہو؟ بابر علی نے کہا نہیں ماموں، میں نے نہیں سنا کہ سیدپور کہاں ہے۔ ماموں فرقان نے بہت عجیب لہجے میں کہا مجھے لگتا ہے نیلم کا تعلق سیدپور سے ہے۔ بابر علی کا یہ کہنا تھا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، نیلم تو آج تک سیدپور گئی ہی نہیں، وہ تو لاہور کی رہنے والی ہے۔ بابر علی کی اس بات میں بھی ایک تفتیش تھی۔ ماموں فرقان نے یہ کہا کہ جب ہم لاہور میں تھے تو مجھے فیاض کا ایک پڑوسی ملا دلدار، جس نے مجھے ایک عجیب انکشاف کیا کہ نیلم فیاض اور واجدہ کی سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سیدپور کی ایک عورت کی بیٹی ہے اور نیلم کا جنم بھی سیدپور میں ہی ہوا تھا۔ بابر علی کو بہت حیرانگی ہوئی۔ بابر علی نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، آپ کو کسی نے جھوٹ بول کر یہ بات بتائی ہے۔ نیلم کی پیدائش تو مری میں ہوئی تھی، ڈاکٹر نے واجدہ کو یہ کہا تھا کہ کسی صحت افزا مقام پر جاؤ، تو واجدہ مری چلی گئی تھی اور نیلم بھی وہیں پر پیدا ہوئی تھی۔ واپسی پر ہم لوگوں کو انہوں نے ایک خط لکھا تھا جس میں نیلم کی خیریت سے پیدائش کا بتایا گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، ضرور کسی نے رشتے میں درار ڈالنے کے لیے یہ بات کی ہوگی، اتنا بڑا راز بھلا اس کی سگی بہن کو کیسے پتہ نہ ہو۔ ماموں فرقان کا یہ کہنا تھا کہ دلدار کا یہ راز بتانا مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ نیلم واجدہ اور فیاض کی سگی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سیدپور کے رہنے والی کسی عورت کی بیٹی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بابر علی نے کہا ماموں یہ ضرور کوئی مذاق ہے، اگر پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیلم سیدپور میں پیدا ہوئی، واجدہ اور فیاض کی اصل بیٹی بھی نہیں ہے، اوپر سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے والدین بھی نہیں ہے کہ کوئی تصدیق نہ کی جا سکے۔ ماموں فرقان نے یہ کہا تم مانو نہ مانو، اب مجھے بھی کچھ شک ہونے لگا ہے، کیونکہ جو جن نیلم پر عاشق ہے وہ بھی سیدپور کا ہے، لگتا ہے نیلم بھی سیدپور میں ہی پیدا ہوئی تھی، تبھی وہ جن اس پر عاشق ہو چکا تھا۔ بابر تم نے ایک کام کرنا ہے، ولیمے کے بعد واجدہ سے سیدپور کا ذکر کرنا کہ کیا وہ سیدپور کے علاقے کو جانتی ہے، اگر تو وہ سیدپور کا نام سن کر چونکی تو پھر اس بات میں ضرور کوئی راز ہوگا، بلکہ تم ایک کام کرنا، فیاض اور ساجدہ واجدہ دونوں سے پوچھنا، مگر علیحدہ علیحدہ، دونوں کے بیان سے پتہ چل جائے گا۔ بابر علی نے کہا ماموں اگر یہ بات آپ کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر نہیں، آپ ان کے پڑوسی کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ ماموں فرقان نے یہ کہا نہیں، میں ابھی اس بات میں نہیں آنا چاہتا، ابھی تو تم نے صرف سیدپور کی بات ان کے سامنے کرنی ہے، اگر ان کے لہجے اور نظریں چونکی تو پھر سمجھ جانا کہ اس بات میں کوئی راز ہے، پھر ہم سیدپور کا راز ضرور کھوجیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیلم اگر ان کی سگی بیٹی نہیں تو اس کو طلاق دے دی جائے، وہ ہماری بہو ہے، وہ جس کی بھی بیٹی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر بابر علی اور ماموں فرقان میں یہ بات طے ہو گئی کہ بابر علی واجدہ اور فیاض سے پوچھیں گے سیدپور کے بارے میں۔ اتنے میں صابرہ اس کمرے میں آئی، انہیں بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک دم سے بابر علی کہاں چلے گئے ہیں، مگر جب انہوں نے ماموں فرقان کے ساتھ بابر علی کو دیکھا تو ان کا غصہ نارمل ہو گیا۔ پھر صابرہ نے یہ کہا چلیے سب لوگ تیار ہیں شادی ہال میں جانے کے لیے۔ اکبر اور نیلم کا ولیمہ جس شادی ہال میں تھا وہ راشد منہاس روڈ پر تھا۔ سب تیار ہو کے شادی ہال میں پہنچ گئے تھے۔ اکبر کی آنکھوں پر لگے کالے چشمے کو دیکھ کر سب نے یہ سوال کیا کہ اکبر کو کیا ہوا ہے۔ وہ باری باری سب کو اپنی آنکھوں کا حال بتاتے بتاتے بے حال ہو چکا تھا۔ 10 بجے تک سب نے کھانا کھایا، تصویریں اتاری اور پھر سب 11 ساڑھے 11 بجے تک ولیمے سے فری ہو کر اپنے اپنے گھر میں روانہ ہو گئے۔ اب بابر علی کے دل میں شعلے اٹھ رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ واجدہ اور فیاض سے سیدپور کا ذکر چھیڑے۔ سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی کا دور چل رہا تھا کیونکہ آج بھی دسمبر کی ٹھنڈی رات تھی اور ہر طرف بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، مگر کمرہ تو جیسے خالی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بابر علی کے دل میں بہت دھواں اٹھ رہا تھا کہ واجدہ نے اپنی سگی بہن سے اتنی بڑی بات کیسے چھپائی۔ ابھی تک بابر علی نے صابرہ کو اس بات میں شامل نہیں کیا تھا۔ اس سے آگے کے حالات اگلی ایپیسوڈ میں ضرور سنیے گا۔